कहानी का ये छठवां भाग देखने से पहले इसके पिछले सभी भाग जरूर देखें। सुबह होते ही घर में हल्ला मच गया था। अभिमन्यु घर से बिना बताए गायब था। आलोक बार बार अभिमन्यु को फोन लगा रहे थे जो आउट ऑफ रीच था। गांव में उसके सिम के सिग्नल नहीं मिल रहे थे और अभिमन्यु को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। इनफैक्ट वो जब से गांव पहुंचा था उसने एक बार भी फोन चेक नहीं किया था। नौकर सिर्फ इतना बता पा रहे थे कि छोटे साहब सुबह मुंह अंधेरे गाड़ी लेकर कहीं गए हैं। शोभा का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था। सब आपकी ही गलती है। बहुत जल्दी थी ना उसे तलाक के कागज सौंपने की। अब ना जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। आकाश सोया हुआ था। आलोक दौड़ते हुए उसे जगाने गए ताकि अभिमन्यु को ढूंढा जा सके। आकाश उठो, उठो, मैंने कहा उठो। आकाश उठो बेटा, अभिमन्यु कहीं चला गया है। अभिमन्यु का नाम सुनते ही आकाश की नींद खुली और वो अंगड़ाई लेता हुआ बोला, डोंट वरी डैड, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा गए हैं, आ जाएंगे कुछ दिनों में। क्या? गोवा? मुझे भी ना बताए। वो इतना लापरवाह कब से हो गया? जब से उन्हें प्यार हो गया किसी से। आकाश बुदबुदाया। क्या? क्या बोला तुमने? मैंने कहा वो अपना डाइवोर्स सेलिब्रेट करने गए हैं, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। आलोक की अंतरात्मा तक दुखी हो गई। वो सच में तलाक को लेकर खुश है? हाँ डैड, वैसे भी उन्हें जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। इस बार आकाश अपने भाई के प्लान में शामिल था। वो जानता था कि माता पिता हर बार भावनाओं में बह जाते हैं। इस बार वो अपने भाई की मोहब्बत का खेल बिगड़ने नहीं देगा। इधर मालती जीजा सालियों की चटकारे भरी बातें सुनकर क्रोध से फटी जा रही थी। ए, का चाहिए तुम लोगों को? काहे भीड़ लगाई हो खामखा? काम के लिए बुलाओ तो कोई की कमर नहीं तोलती। प्रदर्शनी देखने चली आई हो यहाँ पर? और नीलम, तुमको कोनो काम धाम नहीं है का? अम्मा बोल रही गेहूं धोकर सूखने के लिए डाल देना, सुखाए। एक काम नहीं होता तुमसे। ससुराल में नाक कटाकर चली आना। चलो जाओ सब अपने अपने घर। मालती का ये रूप देखकर तो अभिमन्यु भी थोड़ा सा डर गया था। अगला नंबर उसी का था। मालती पीछे मुड़ी और उससे बोली, अंदर आइए, बात करना है आपसे। अभिमन्यु चुपचाप उसके पीछे अंदर चला आया। एक बात बता रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, वरना किसी बात का बुरा लगे तो हम पर न चिल्लाइएगा। पहले बता दिए हैं। अच्छा होगा कि आप कमरे में ही रहें। ये शहर नहीं गांव है। यहाँ हंसी मजाक शहर की सभ्यता वाला नहीं होता है। पता चले किसी की बात का बुरा मान जाएं और फिर हम पर गुस्सा निकालें। कहते कहते मालती की आंखें गीली हो गईं। वो अपने पति का व्यवहार अच्छे से जानती थी। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया, बहुत करीब। दो चेहरों के बीच सांसों का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाए, इतना करीब। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा रानू। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम जल रही हो। अभी कुछ बुरा नहीं लगेगा। जब ऐसे वैसे मजाक होंगे तब हम ही को ढूंढेंगे बातें सुनाने के लिए। कैसे कैसे मजाक होंगे रानू जी? हम चीकू बुलाएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। मालती ही बुलाइए हमें। कहकर मालती कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने सामने हाथ रख दिया। तेजी से चलने के कारण मालती का माथा उसकी मजबूत बाजू से टकरा गया। वो माथा सहलाने लगी। मैंने कहा जाने के लिए, हमें बहुत काम है बाहर। नीलम से कछु नहीं होता। गेहूं फैलाने जाना है छत पर। हाथ हटाइए। भूख लगी है मुझे। खाना मिलेगा या कानपुर से मंगवा लूं? हम अभी अम्मा को बोलते हैं, खाना लेकर कमरे में आ जाना। पंडित जी भी आ चुके थे। अभिमन्यु को देखकर उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। बहुत देर अभिमन्यु उनसे फैक्ट्री वाली जमीन के हालचाल लेता रहा, खेती की उपज की जानकारियां लेता रहा। फिर पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर कान में कुछ कहा और वो थोड़ी ही देर में लाल कपड़े में लिपटे हुए कुछ नोट के बंडल ले आई। ये बिटिया ने कुछ सामान खरीदा था कानपुर में नीलम के ब्याह का, उसी के लिए। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था उसे रुपए लेने चाहिए थे या नहीं। यूं तो 5-6 लाख रुपए उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन मना करने पर कहीं पंडित जी के स्वाभिमान को चोट न लग जाए और ले लेने पर कहीं उन्हें ये ना लगे कि दामाद इतना पैसे वाला होकर भी कितना लालची है। उसने फटाफट बीच का रास्ता निकाल दिया। पापा, पैसे तो डैड ने दिए थे मालती को शॉपिंग के लिए, शादी वाले दिन। जब वो आए तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी सही रहेगा। हमें तो भाई अपने समधी समधन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आकाश बाबू भी आएंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, शादी वाले दिन वो भी आएगा। पंडित और पंडिताइन को शादी की काफी तैयारियां देखनी थी।
ऐसे में दामाद जी की सेवा में कोई कमी न रह जाए, उसके लिए रज्जन को नियुक्त किया गया। चिंता न करो चचा, जैसे हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे रहते थे हमेशा, वैसे ही हम जिज्जा के चरणों में बैठे रहेंगे सेवा करने के लिए। फिर अभिमन्यु की तरफ मुड़कर बोला, जीजा, तनिक कोई चीज की जरूरत हो तो हमें याद करिएगा सबसे पहले। हम आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यही बाहर चक्की पर बैठे रहते हैं हम। अभिमन्यु अपने इस जबरदस्ती के सेवक को देखकर मुस्कुरा दिया। इधर शोभा के रोने पीटने और आलोक के बार बार कहने पर आकाश ने मालती के फोन पर कॉल किया। हाँ आकाश, बोलो। सूप से चावल फटकती हुई मालती फोन एक कान में लगाकर बोली। सामने आलोक और शोभा खड़े थे। आकाश अपने भाई का प्लान बिल्कुल बिगाड़ने वाला नहीं था, इसलिए बातें बनाता हुआ बोला, हाय वेरोनिका, हाउ आर यू डूइंग देयर? होप यू गाइज आर एंजॉइंग योर गोवा ट्रिप। का गड़बड़ सड़बड़ बोले जा रहे हो? हमारी कुछ पल्ले न पड़ रहा। ही यू आर सो फनी। एक्चुअली भाई का कॉल नहीं लग रहा। क्या तुम उससे बात करा सकती हो वेरोनिका? तुम दोनों भाई थोक के भाव में भांग पी लिए होगा, दोनों बोरा गए हो एकदम। रुको, बात कराते हैं। मालती फोन अभिमन्यु के पास लेकर जाती है। अभिमन्यु बड़े आराम से आंगन में खाट पर बैठकर कड़ी चावल खा रहा था। आकाश से बात कर लीजिए। दिख नहीं रहा मैं खाना खा रहा हूँ। फोन लगाओ मेरे कान में। चम्मच से तो खा रहे हैं, दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। पहले तो अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर उसे आकाश की बात याद आ गई। भाई, प्यार, सिर्फ प्यार। याद आते ही उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कड़ी चावल में घुसेड़ दिया और उंगलियां चाटने लगा। लाओ, अब लगाओ कान में। मालती ने हाथ बढ़ाकर फोन उसके कान में लगा दिया। अभिमन्यु ने उसका फोन वाला हाथ कसकर अपनी गर्दन और कंधे के बीच दबा लिया। हाँ आकाश, बोलो। भाई, अपना सिम तो चेंज कर लो कम से कम। मॉम डैड परेशान हो रहे हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वैसे मॉम डैड को शक तो नहीं हुआ ना? नो वे भाई, आप बस एंजॉय करिए गोवा में। और हाँ, मेरी एडवाइस याद है ना? नो गुस्सा, ओनली प्यार। मतलब मेरा मतलब है पीस। फाइन। कॉल कट गई। अभिमन्यु मालती का हाथ और फोन दोनों कंधे से दबाए हुए था। बात हो गई तो फोन छोड़ दीजिए, हमें चावल फटकने हैं। घर में अगल बगल से निकल रहे सभी लोग मालती और अभिमन्यु को देखकर मुंह दबाकर हंसते हुए निकल जाते थे। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन सीधी कर ली। मालती को उसकी हरकतें गुदगुदा रही थी, लेकिन वो उसे प्यार समझने की भूल भी नहीं करना चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी उसके पति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। सुनो, मुझे एक एक्सटेंशन, एक व्हाइट बेडशीट ला दो और एक ट्यूबलाइट किसी से बाजार से मंगवा कर लगवा दो मेरे कमरे में। ट्यूबलाइट और बेडशीट को छोड़कर मालती को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ट्यूबलाइट का क्या कीजिएगा? रोशनी है तो अच्छी खासी। अभिमन्यु जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए अपने सारे दांत दिखाते हुए बोला, सही कह रही हो, जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उसे ट्यूबलाइट की क्या जरूरत? फिलहाल तुम्हें दीवार पर टांग नहीं सकता। ट्यूबलाइट यहाँ नहीं मिलेगा, शहर जाना पड़ेगा। बल्ब तो मिलेगा, 2-3 एलईडी बल्ब ही मंगवा दो। इतने सारे बल्ब और चादर काहे चाहिए आपको? साली की शादी है ना, कमरे में चादर बिछाकर बल्ब जलाकर नागिन डांस करूंगा। अरे मूर्खों की आइसक्रीम, ऑफिस की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है, पीछे की दीवार पर व्हाइट बैकग्राउंड सेट करना है और ज्यादा लाइट की जरूरत है। मालती को कुछ खास समझ ना आया। हम रज्जन को भेज दे रहे हैं, उसे समझा देना, वो ला देगा। खैर, थोड़ी देर वहीं रज्जन सारा सामान लेकर प्रकट हो जाते हैं। अभिमन्यु अपने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में बिजी हो जाता है। उसने किसी को भी डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था, सो मालती किसी को भी कमरे के आसपास न फटकने दे रही थी। थोड़ी ही देर में थोड़ा सा दरवाजा खोलकर वो झांकी। अभिमन्यु की नजरें लैपटॉप पर टिकी थी। उसने दूर से अभिमन्यु को कप दिखाया। अभिमन्यु चाय नहीं पीता था, उसने मना कर दिया। मालती बिना आवाज किए हुए मुंह चलाकर उसे बता रही थी, कॉफी है, ले आऊं? अभिमन्यु ने हाथ से कप रखने का इशारा किया। वो धीरे से कमरे में घुसकर बिस्तर के किनारे कप रखकर भाग आई। अभिमन्यु ने कॉफी का कप मुंह से लगाया। ऐसा लगा जैसे नसों में खून की जगह कॉफी उतर रही हो। वाह, ऐसी कॉफी तो उसने कभी अपने घर में भी नहीं पी थी। उसकी फेवरेट फिल्टर कॉफी। लेकिन यहाँ गांव में कॉफी मशीन हो सकता है शादी ब्याह है इसलिए आई हो।
अभिमन्यु को गांव आने के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ उसे किसी भी चीज की कमी मालूम नहीं दे रही थी, और अगर कमी होती भी थी तो उसके सास ससुर धरती आसमान एक करके उसके लिए कुछ भी वहां ला सकते थे। पैसों से तो वैसे भी मालती का परिवार कोई कमजोर नहीं था। रात हुई। खाने पानी चूल्हा चौके से मुक्त हुई औरतों के मनोरंजन का समय था। आंगन में ढोलक की थाप पर गाना बजाना चल रहा था। अभिमन्यु छत पर बैठा हुआ था। आप सो जाइए चलकर। हमने अच्छे से बिस्तर बिछा दिया है, मच्छरदानी भी लगा दी है, पानी किनारे मटके में रख दिया है। ये सब तो देर रात तक चलेगा, कब तक बैठे रहेंगे? अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुराया और नीचे कमरे में आ गया। कमरा एकदम साफ सुथरा था। दो छोटे छोटे तख्त जोड़कर छोटा सा बेड बना दिया था, जो अभिमन्यु के बेडरूम वाले बेड का आधा भी नहीं था। मोटे मोटे साफ सुथरे गद्दे और चादर बिछी थी। बढ़िया मच्छरदानी बधी हुई थी। सामने छोटा सा कूलर चल रहा था। मतलब छोटे रहन सहन वाला आदमी हो तो कमरे में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। अभिमन्यु थोड़ी देर कमरा देखता रहा। घड़ी पर नजर डाली, 9:30 बज रहे थे। किवाड़ खोलकर खड़ा हुआ। औरतें गाने बजाने में मगन थी। मालती भी औरतों के बीच बैठी ढोलक बजा रही थी। उसके चेहरे की खुशी अभिमन्यु को बड़ा सुकून दे रही थी। ए सुनो! एक जोरदार भारी भरकम आवाज गूंजी। ढोलक बंद हो गई। मालती सहित सारी औरतें अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अंदर आओ! मालती डर के मारे ढोलक छोड़कर उठ खड़ी हुई और दौड़ती हुई कमरे की तरफ भागी। मालती के अंदर घुसते ही किवाड़ धाड़ की आवाज के साथ बंद हो गए। अंदर से कुंडी लग चुकी थी, जिसकी आवाज बाहर साफ सुनाई दे रही थी। मतलब साफ था कि मालती अब बाहर नहीं आने वाली। औरतों में खिलखिलाहट की लहर दौड़ गई। सब मुंह में साड़ी का पल्ला दबाए घी घी करके हंस रही थी। सबकी फुसुर फुसुर और जोर जोर से हंसने की आवाजें मालती को अंदर साफ सुनाई दे रही थी। मालती को अभिमन्यु पर गुस्सा आ रहा था। काहे बुलाया हमें? सोने के लिए। तो आप सोइए ना, सब एकदम फिट करके गए थे हम। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। कहते हुए मालती किवाड़ के पास पहुंची। इससे पहले कि वो कुंडी खोलती, अभिमन्यु ने उसे पीछे खींच लिया। मालती उसके सीने से टकरा गई। वो संभली और पीछे हट गई। अभिमन्यु ने उसकी कमर में हाथ डालकर वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। सांसों से सांसें जुड़ने लगी थी। मालती अपनी पलकें झपकाकर अभिमन्यु को देखे जा रही थी। कुछ तो था जो उसके पति में बदल सा गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। अभिमन्यु ने पसीने से तर उसकी गर्दन पर चिपके हुए बालों को पीछे किया और गर्दन पर एक फूंक मारी। ठंडक उसकी रूह तक पहुंच चुकी थी। उसकी बाहों में कसमसा रही मालती ने खुद को जैसे तैसे अभिमन्यु की बाहों से मुक्त किया। हमें जाने दीजिए। क्यों? बाहर सब गलत समझेंगे। इतने लोगों के बीच से आपने हमें यूं ही बुला लिया। मालती ने अपना चेहरा झुका लिया। तो क्या गलत किया? किसी और की बीवी को तो नहीं बुलाया, अपनी ही बीवी बुलाई है ना? हाँ, लेकिन इतनी औरतों के बीच से नहीं बुलाना था। अम्मा भी बैठी थी हमारी। क्या सोचेंगी वो? यही कि बिटिया दामाद के सोने का वक्त हो गया, तभी बुला लिया। और क्या? मालती पीछे हटी और अपना तकिया और चद्दर उठाकर जमीन पर किनारे बैठ गई। अभिमन्यु को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था इतनी मासूम सी लड़की को इतनी तकलीफें देने के बदले वो खुद को कोड़ों से पिटवाए। बिस्तर क्यों नहीं बिछा लेती? बिस्तर रखा था, अम्मा उठा ले गई। आप बिजनौर वाले बुआ फूफा भी आ गए तो बोली, तुम इतने बिस्तर का क्या करोगी? तुम्हारे कमरे में बिछा तो है। अभिमन्यु को हंसी आ गई। तुम यहीं लेट जाओ, मेरा बेड खाली पड़ा है। जबकि अभिमन्यु अगर कायदे में हाथ पांव फैलाकर लेट जाता तो बिस्तर पर तिनका धरने की भी जगह नहीं बचती। मालती ने एक बार उसे देखा, फिर चुपचाप चादर जमीन पर बिछा कर लेट गई। मैंने बोला बेड पर आ सकती हो। नहीं, हमें जमीन पर सोने की आदत है, आप सो जाइए। अभिमन्यु को अपनी सुहाग रात की बातें याद आ गई। उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को कोई बड़ी सजा देना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और जमीन पर लेटी हुई मालती को गोद में उठा लिया। मालती की आंखों की पुतलियां फैल गई। आखिर कोई उससे बताए, उसके पति को किस कीड़े ने काट लिया है? इन्हें हो क्या गया है? अभिमन्यु ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वाह, तुम तो एकदम पत्ते जैसी हल्की हो। तो मैं तुम्हें सुबह एक्सरसाइज के टाइम डबल की जगह यूज कर सकता हूँ। मालती उसकी आंखों में देखी जा रही थी, मानो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें हल्की भीग गई थी। अभिमन्यु ने उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या सोच रही हो?
कुछ बोलने की बजाय मालती के गरम गरम आंसू आंखों से झरने की तरह बहने लगते हैं। अरे क्या हो गया? मेरी बातों का बुरा मान गई? मालती ने बिना कुछ बोले ना में सर हिला दिया। बाहर जाना है? मालती ने फिर से ना में सर हिलाया। तो फिर रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं किसी बात के लिए। मालती उठ बैठती है, एक नजर उसके चेहरे को देखती है, फिर उसके सीने पर सर रख देती है। डर लगता है सपना कहीं टूट गया और हम जग गए तो आपको दोबारा ऐसे नहीं देख पाएंगे। सपना होगा तब टूटेगा ना। अभिमन्यु ने दोनों हाथों से मालती का चेहरा भर लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। मालती तो बस उसके खूबसूरत से चेहरे में खोई हुई थी। अच्छा ये बताओ, आज कॉफी किसने बनाई थी? हमने, बहुत टेस्टी थी। यह मशीन है क्या? ना, हाथ से बनाई थी। एक दिन कानपुर में आप सिखाए थे ना, हमें थोड़ा बहुत याद था, बाकी हम मोबाइल से सीख लिए। का नाम था? हाँ, बिल्डर कॉफी। बिल्डर नहीं, फिल्टर कॉफी। हाँ वही। अभिमन्यु उसके और करीब आ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। एक बात बताऊं तुम्हें? जी कहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये जो आखिरी बुक में बोले, इसका मतलब मैं तुम्हारी जैसी प्यारी सी लड़की के लायक नहीं हूँ। धत, कुछ भी बोलते हैं। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब सोया जाए, सुबह उठकर तुम फिर दौड़ने लगोगी, जैसे सारी दुनिया का काम तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। मालती मुस्कुराती हुई लेट गई, बिस्तर के एकदम किनारे पर करवट लेकर, कि कहीं अभिमन्यु के बदन से उसका बदन टकरा न जाए। अभिमन्यु भी लेट गया। उसे बेपनाह सुकून मिल रहा था आज मालती को अपने साथ लेटा देखकर। उसे बहुत खुशी हो रही थी। अभी रात का एक पहर भी नहीं बीता था कि पसीने से तरबतर अभिमन्यु की आंख खुल गई। कूलर बंद हो गया था और पंखा भी। बंद कमरे में उमस सी भरी हुई थी। ऐसे माहौल में सोने की अभिमन्यु को जरा भी आदत नहीं थी। उसने मोबाइल ऑन कर टाइम देखा, 12:30 बजे थे। टॉर्च जलाई, स्विच बोर्ड चेक किया, सारे स्विच ऑन थे। उफ, लाइट चली गई। भयंकर गर्मी के मारे अभिमन्यु से सोया ही नहीं जा रहा था। वो उठा और सामने की खिड़की खोल दी। खिड़की दुआरे के सामने बाहर खुलती थी। सामने अभिमन्यु की कार खड़ी थी और कार के बगल में चारपाई डाले रज्जन सो रहा था। उफ, इस आदमी को भी पूरे घर में मेरी ही खिड़की मिली थी सोने के लिए। अभिमन्यु ने मोबाइल की टॉर्च से मालती को देखा, उसके होश उड़ गए। मालती की साड़ी पैरों से खिसक कर घुटनों तक आ चुकी थी। ऊपर से पल्ले समेत आधी साड़ी जमीन पर बिखरी हुई थी और वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। अभिमन्यु ने उसका पल्ला सही करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ए नीलू, दूर हटो, गर्मी लग रही है, कहते हुए उसने नींद में ही अभिमन्यु का हाथ छिटक दिया और पल्ला वापस जमीन में फेंक दिया। हाँ तो मुझे भी गर्मी लग रही है, ऊपर से तुम ऐसे लेटोगी तो कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अभिमन्यु बुदबुदाया। सुनो, उसने मालती को जोर से हिलाया। मैं पूछ रहा हूँ लाइट कब आएगी? सुबह 5 बजे। 5 घंटे बिजली जाती है रात में। सो जाइए। अभिमन्यु के दिमाग के तार हिल गए। मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, नींद नहीं आ रही। कपड़ा उतार दीजिए। क्या? उतार दीजिए, हवा लग जाएगा बदन में थोड़ा बहुत। जी जी नहीं, मैं नहीं उतारने वाला। तो फिर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। मालती अगले 2 मिनट में वापस गहरी नींद में चली गई। अभिमन्यु ने वापस घड़ी देखी। उफ, क्या मुसीबत है, सिर्फ 1 बजा है अभी। 4 घंटे कैसे बीतेंगे? उसने सोती हुई मालती की तरफ देखा, फिर अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी और लोअर की जगह शॉर्ट्स पहन लिए। थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गर्मी लगने लगी। अब तो अभिमन्यु को अपना बेडरूम याद आ रहा था। अभिमन्यु तो सर्दी में भी 20 डिग्री पर एसी चलाकर सोता था। घर में कम से कम रात को सुकून से नींद तो मिलती थी। उसका जी कर रहा था अभी गाड़ी लेकर घर भाग जाए। फिर थोड़ी देर बाद बेचैनी से घड़ी देखी। 1:15 की घड़ी की सुइयां आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसकी सहन शक्ति घटने लगी। उसने वापस मालती को जगाया। ए उठो। मालती ने कसमसा कर करवट बदल ली। सुनो, उठो यार। मालती ने आंखें मसलते हुए पूछा। अब क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। उसके जाने की बात सुनते ही मालती उठ बैठी, जल्दी से अपना पल्ला ठीक किया। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। मालती उठी, मोबाइल की टॉर्च से सामने अलमारी में रखा हाथ झलने वाला पंखा उठा लाई। लेट जाइए, हम पंखा झाल देते हैं। अभिमन्यु लेट गया। उसे थोड़ी राहत मिलने लगी थी।
बदन पर आए पसीने पर पंखे की हवा खूब ठंडी लग रही थी। जल्दी ही उसे नींद आ गई। मालती वैसे ही रात भर ऊँघती रही और उसे पंखा झेलती रही। सुबह 5 बजे बिजली आते ही कूलर और पंखा चल गया। रात भर बैठी पंखा झेल रही मालती को बड़े जोर से नींद आ रही थी, लेकिन अब तो सब उठ गए होंगे। बाहर चहल पहल सुनाई पड़ रही थी। आज तो तेल पूजन होना है, कितना काम होगा अम्मा को। मालती झट से बिस्तर से उठ गई। अभिमन्यु वैसे बिना टी शर्ट के सोया हुआ था। मालती ने धीरे से किवाड़ लगा दिए और बाहर आकर अपने काम में जुट गई। अभिमन्यु की नींद सुबह 10 बजे खुली, जब वापस बिजली कट गई और कूलर बंद हो गया। बेचारा गुस्से से मुंह बनाता हुआ उठा। उसे गांव आने के बाद ये पहली चीज थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जैसे ही किवाड़ खोले, मालती सामने गुनगुना पानी लिए खड़ी थी। बत्ती चली गई थी। हम जानते थे आप जग गए होंगे। अभिमन्यु के दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से होती थी। उसके घर में ये काम नौकर ही करते थे। उसने मालती को कभी ये सब करने का मौका ही नहीं दिया था, लेकिन मालती उसके पूरे रूटीन को अच्छे से जानती थी। अभिमन्यु के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। मुझे एक्सरसाइज करनी है, छत पर चले जाइए, खाली होगा अभी। उसके मुड़ने से पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली? मालती रुक गई, उसे देखने लगी। मेरे साथ छत पर चलो। मैं क्या करूंगी वहां? इतने में 4 काम हो जाएंगे यहाँ। अभिमन्यु को पता था वो ऐसे नहीं मानेगी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे छत तक खींच लाया। ऊपर मुनिया बैठी हल्दी की गांठें साड़ी पर फैला रही थी। छत पर मुनिया को देखकर अभिमन्यु का मूड बिगड़ गया। वो तो कुछ और ही सोच कर आया था। मालती दौड़कर उसके पास बैठ गई और गांठें फैलवाने लगी। अभिमन्यु वहीं कोने में पुशअप्स कर रहा था। मालती बीच बीच में नजर चुरा कर उसे देखे जा रही थी। मुनिया ने एक ही बार में ताड़ लिया। काहे रानू, तुम्हारा भी मन कर रहा है क्या कसरत करने का? मुनिया ने उसे छेड़ दिया। धत, हम नहीं करते ये सब। हाँ, तुम्हारी कसरत तो कल रात में खूब हुई होगी, मुनिया ने दबी जुबान में कहा, लेकिन अभिमन्यु को सब साफ सुनाई पड़ रहा था। बेचारी मालती जमीन पर गड़ी जा रही थी। धतूरा खा के बैठी हो का मुनिया? ए रानू, हमसे ज्यादा नाटक ना करो, हमारा भी ब्याह हो चुका है। आंखें इतनी सूजी हैं तुम्हारी, सुबह से साफ पता चल रहा है रात भर सोए नहीं हो दोनों। मालती का तो पता नहीं, लेकिन बेचारा अभिमन्यु शर्म से बहा जा रहा था। थोड़ी देर मुनिया की बातें सुनकर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो नीचे कमरे में भाग आया। अब एक और समस्या बाहें पसारे दामाद जी का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु नहाने के लिए कपड़े, शैम्पू और शावर जेल लेकर करीबन 1 घंटे से गुसल खाने के सामने बैठा हुआ था। जैसे एक ही बहन जी अंदर से निकलती और अभिमन्यु बाबू अपनी गृहस्थी समेट कर चलने को होते, दूसरी बहन जी पलक झपकते ही गुसल खाने में घुस जाती। बेचारे फिर सामान रखकर बैठ जाते। रंजन भाई साहब घूमते फिरते आंगन में आ गए। दामाद जी खाट पर स्नान का सामान सजाए बैठे थे। क्या हुआ जीजा, बाथरूम दूसरा नहीं है क्या? ये तो खाली ही नहीं हो रहा। अरे हैंडपंप पर बैठकर नहा लीजिए, पानी हम ओट देंगे। गुसल खाने में तो बस औरतें नहाती हैं, मर्द तो सारे यही हैंडपंप पर नहा लेते हैं। अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था, न जाने किस घड़ी में उसने गांव आने का विचार बनाया था। इससे अच्छा तो मालती को ही वापस बुला लेता। यहाँ आंगन में सब आ जा रहे हैं और ये बेदिमाग कह रहा है यही नहा लो। मालती के घर में सब एक से बढ़कर एक ट्यूबलाइट है, मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा, कहकर अभिमन्यु कपड़े समेट कर कमरे में जाने लगा। उसने स्नान का विचार ही त्याग दिया था। शाम को नहा लूंगा जब बाथरूम खाली हो जाएगा। जीजा जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो। नहर में नहाएंगे? मतलब हम यहाँ इतने लोगों की वजह से हैंडपंप पर नहीं नहाना चाहते हैं और तुम हमको सीधा नहर में कुदा दोगे? अरे वैसा ही मजा आएगा जैसा तालाब में आता है। पंडित जी बताए थे आपके घर में भी बना है ना तालाब। अबे गधे, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। अभिमन्यु मन ही मन बोला। बोलिए, तनिक दूर पर ही नहर बहती है, बहुत साफ सुथरा पानी है, कोई आता जाता भी नहीं। तैरना आता है तो चलिए हमारे साथ। अभिमन्यु को थोड़ा सा एडवेंचर महसूस हुआ। चलो इसका भी आनंद लिया जाए। रज्जन के साथ घूमता फिरता चल दिया नहर की तरफ। रज्जन उसके नहाने का सामान और कपड़ों का बैग पीठ पर टांगे चल रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की छोटी छोटी गलियों में घूमते बच्चे, छोटे छोटे घर जिनमें सच मायने में परिवार रहते थे, जिन्हें अपने ही घर से नहीं बल्कि अगल बगल के 4 घरों से भी आत्मीयता होती थी। शहर की तरह नहीं, जहां एक बिल्डिंग में रहने वाले 10 परिवार भी
एक दूसरे को जानते तक नहीं, या फिर यूं कह लीजिए कि एक परिवार में रहने वाले 4 सदस्य भी एक दूसरे का दर्द नहीं जानते। तो तुम मालती के चचेरे भाई हो ना? हम बस मुंह बोले भाई हैं। मतलब तुम तो उसकी माँ को चाची कहते हो ना? हम इनके परिवार के नहीं हैं, हम तो छोटी जाति के हैं। हमारे पिताजी पंडित जी के खेतों में बटेर थे। 15 साल पहले हैजा फैला तो अम्मा चल बसी। एक बड़का भाई था, वो भी हैजे की भेंट चढ़ गया। 3 साल बाद टीवी से पिताजी भी खत्म हो गए। हम थे सिर्फ 5 साल के। पंडित जी को दया आई, उठा लाए अपने यहाँ। बस तब से यही हमारा घर है। हमें तो गांव वाले बताते हैं, तो हम जानते हैं कि हम छोटी जात वाले हैं, वरना पंडित जी ने कभी ये महसूस न कराया। साथ खिलाया पिलाया, खूब पढ़ाया लिखाया। 18 के हुए तो आटा चक्की पर बिठा दिया। भर पेट खाना मिलता है और सर पर छत है। पंडित जी ही हमारे माए बाप हैं। रानू और नीलू के साथ खेले हैं बचपन से, राखी बंधवाए हैं। कभी मौका पड़े तो पंडित जी के लिए जान भी दे दे। अभिमन्यु को अपने ससुर जी पर बहुत गर्व हो रहा था। पंडित जी थे भी बहुत नेक दिल। पूरे गांव में किसी को मदद चाहिए हो, कोई करे ना करे, पंडित जी दिल खोल कर मदद करते थे। पूरे गांव में मुखिया जी के रहते बीमारी से भले कोई मौत हो, भुखमरी से कभी कोई नहीं मरा। अन्न के लिए किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़ा। घर पर माँ अन्नपूर्णा का खूब आशीर्वाद बना हुआ था। पैसे से भी किसी को मदद चाहिए होती तो मुखिया जी बिना ब्याज जोड़े उधार देते थे। किसी गरीब की लड़की की शादी हो तो खूब इंतजाम करवा देते थे। जैसे लक्ष्मी से मुंह ही ना रखे, वैसे ही लक्ष्मी माँ की उन पर खूब कृपा भी थी। ऐसे दयालु, ईमानदार और नेक दिल इंसान ने अपनी बेटी की शादी एक सौदे की तरह कर डाली, वो भी बिरादरी के बाहर। बावजूद इसके कि गांव में बिरादरी की बड़ी पूछ होती है, अभिमन्यु को अब इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। न जाने क्यों पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा, कैसे अपनी जान से प्यारी इकलौती बेटी बिना किसी जांच परख के मुझे सौंप दी, वो भी एक जमीन के टुकड़े के मोल पर। ना, उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। खैर, इस वक्त तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मालती से मतलब था। उसी के लिए तो आया था वो यहाँ पर। चलते चलते नहर पहुंच गए। एकदम साफ सुथरा पानी, पास बहती ठंडी ठंडी हवा उसके रोम रोम को रोमांचित कर रही थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम सुनसान। अभिमन्यु ने डुबकी लगा दी। इतनी भारी गर्मी में नहर के ठंडे ठंडे पानी ने उसके पूरे बदन में ताजगी भर दी। अभी 5 मिनट नहीं बीते थे कि रज्जन को ढूंढती हुई मालती वहां आ पहुंची। उसे अभिमन्यु का बिल्कुल ध्यान नहीं था। ए रज्जन, कितना ढूंढे तुमको घर पर? यहाँ कौन से खजाने की रखवाली कर रहे हो? तुम आए खजाने की। एक कंपार्ट रसीद करेंगे, कान लाल हो जाएंगे तुम्हारे। पिताजी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। शहर से कुछ सामान लाना है, जल्दी जाओ। रज्जन कपड़ों का बैग उसे थमाते हुए बोला, ये लो, पकड़ो अपनी अमानत और जीजा को सही सलामत लेके आना। रज्जन घर भाग गया। मालती कपड़ों का बैग लेकर बैठ गई। अभिमन्यु को नहीं पता था कि मालती पीछे बैठी है। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा, रज्जन की जगह मालती बैठी थी। उसे लगा उसे भ्रम हो रहा है। अभिमन्यु ने ढेर सारा पानी हाथ में भरकर मालती की तरफ फेंक दिया। क्या कर रहे हैं? हाँ, हम भी बहुत नहाए इसी नहर में। व्हाट आई मीन, तुम भी यहाँ नहाने आती थी? छोटे पर स्कूल जाते टाइम बस्ता यहीं फेंक कर नहर में कूद जाते थे, फिर खूब तैरते थे, फिर निकल कर यहीं जंगल में घूमा करते थे जब तक ड्रेस नहीं सूखती थी। मतलब स्कूल में गोला मार देती थी। और क्या, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। मास्टर जी क्या बकबक करते रहते हैं। काम पूरा ना हो तो मुर्गी बना देते थे, सो अलग। तभी तुम्हारी ऊपर की मंजिल खाली रह गई। मालती अपना सर खुजलाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगती है। अभिमन्यु अपना सर बीप लेता है। अभिमन्यु बाहर निकलता है। पानी में भीगा हुआ उसका गठीला बदन। मालती नजर उठाकर एक बार देखती है और शर्मा कर जमीन कुरेदने लगती है। कहानी अभी जारी है। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। कहानी का 6ठा भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।